आइरिस की सगाई का रिंग उसे कुछ देर तक बचाए रखा, मगर अंततः वे दोनों भी गिरकर खत्म हो गए। ये सब कुछ एक स्टेफनी नाम की लड़की क्लास में लेक्चर सुनते हुए सपना देख रही थी। अचानक वह डर कर चौंक पड़ी, तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी आइरिस नाम की औरत के लगातार सपने आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी आइरिस ही था। लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी थी। तब उसकी रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह स्टेफनी घर निकल पड़ी। तभी उसे फिर से उस घटना का एक झलक दिखा। घर पहुंचकर उसने इस सपने के बारे में अपने डैड से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मॉम की पुरानी एल्बम खोजने लगी, जिसमें शायद उसकी नानी आइरिस की कोई तस्वीर हो। लेकिन उस एल्बम के बारे में उसके डैड को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चार्ली मिला, जो मामा के घर जा रहा था। बहाने स्टेफनी भी चार्ली के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने चार्ली को सब कुछ बता दिया कि उसे करीब 2 महीनों से हर रात एक ही डरावना सपना आ रहा है, जिसमें उसकी नानी आइरिस दिखाई देती है। इसी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही, जिसके चलते इस बार उसके नंबर भी कम आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी स्कॉलरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चार्ली ये सब जानकर भी क्या ही कर सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। उनसे मिलने के बाद वो अपनी मामी और मामा से मिली। मामा उसे यहां देख काफी खुश हुए। तब स्टेफनी उनसे यहां आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी मां आइरिस के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूं। बार बार एक ही सपना आता है। एक पुरानी जगह, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा मामी चौंक गए। मामा बोले, ये नाम मैंने अपनी मां आइरिस से सुना था, लेकिन तुम उनसे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। स्टेफनी ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। उनके पिता की मौत के बाद आइरिस उन्हें और स्टेफानी की मां को कभी स्कूल जाने नहीं देती थी। घर में बंद कर डराया करती थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब मर जाएंगे। उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आकर उसकी मां और मामा को उनसे दूर ले जाना पड़ा। लेकिन आइरिस फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक चिट्ठियां भेजी, जिनमें मौत की खबरें और लाशों की तस्वीरें होती थी। स्टेफानी पूछती है कि क्या वो चिट्ठियां अब भी आपके पास है। उसके मामा तुरंत भड़क उठे। कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो। आइरिस से दूर रहो, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वो अपनी मामी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामी ने बताया कि आइरिस से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम के ड्रॉर में रखे हैं। स्टेफानी ने वहां जाकर ढूंढा तो उसे एक आइरिस की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया, जो सपना वो बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी आइरिस का ही था। यहां से पता लेकर स्टेफानी निकल पड़ी। एक लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वो एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चले जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफानी कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूं, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आइरिस का इरादा बदल जाता है और वो स्टेफानी के मोबाइल वगैरह जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहां पर आइरिस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहां आई हो। तुम्हारी मॉम डार्ली कैसी है? स्टेफानी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तभी मॉम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मतलब सालों से वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफानी अपने नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती है कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में हादसा होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो आइरिस घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। मौत ने उन्हें खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की थी उस पर आइरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आइरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था। लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मौत अलग अलग हादसाओं में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहां तक कि आइरिस का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। लेकिन तब तक आइरिस मौत की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मौत जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आइरिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था
और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। ये महज इत्तेफाक नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो आयरिस का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, आयरिस के ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं, मौत अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से आयरिस यही बात अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे गलत समझा, उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती है, मुझे तुम्हें इस किताब से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। लेकिन इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा। बाहर का सकती, मुझे कॉलेज जाना है, वो यहां तक कह देती है। मैंने यहां आकर गलती कर दी, ये सब बस एक सपना ही तो है। वो किताब भी छोड़ जाती है। तब आयरिस धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है अपने वंश को बचाने के लिए? आखिरकार आयरिस ने, अगर उसकी हालत खराब हो गई, वो जोर से चीख पड़ी। अंततः स्टेफनी को समझ आ गया कि उसे मामा हावर्ड की बात मानकर आयरिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आज हावर्ड की मां आयरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी, और इसी वजह से अपने घर लौट गई। आयरिस की अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, तभी बॉबी से ग्लास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्म में जा मिला और ड्रिंक बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के ग्लास में चला गया। इधर स्टेफानी ने आयरिस की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगी। तभी अचानक एक फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सरकता हुआ स्टेफानी के पास आ पहुंचा। आयरिस ने कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफानी समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली बच्चों की तरह ट्रैम्पोलिन पर बेखबर कूद रहे थे। तभी ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे पटने लगा और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। अब उधर से वो हावर्ड को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लेते हैं। हावर्ड जूलिया के साथ जेंगा टेबल टॉप गेम खेल रहे थे, लेकिन बुलावे पर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उधर चल पड़े। ट्रैम्पोलिन पर चढ़े ही थे कि तभी डाली की नजर नीचे पड़े उस नुकीले रेक पर पड़ गई। सबको लगा कि उसने एक अनहोनी को टाल दिया, पर यह भी मौत की एक चाल थी। इसी बीच स्टेफनी भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल ट्रैम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। उसके हाथों से लगकर जिंगा का टावर सीधे उस ग्लास पर जा गिरा, जिससे वो नुकीला कांच का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। हावर्ड ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका पैर उसी कांच के टुकड़े पर पड़ गया। दर्द के मारे वो बुरी तरह बिलबिला उठे। तभी वो नुकीला रेक लुढ़कते हुए पास में पड़ी घास काटने वाली मशीन के स्विच पर जा गिरा और मशीन चालू हो गई। हावर्ड लड़खड़ाते हुए उसी मशीन के नीचे आ गए। अगले ही पल उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मतलब आयरिस का कहावत, हर एक लफ्ज बिल्कुल नहीं है।